नमस्कार, मैं राकेश परमार। सबसे तो पहले आज असम के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि असम की जनता ने जो उम्मीद करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार को दोबारा से अपना आशीर्वाद दिया है वो उसको पूरा अक्षरशः पालन करेंगे और असम के जनता के भरोसे पर खड़ा उतरेंगे। मित्रों, आज असम के मुख्यमंत्री पर मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज बात स्पेशल हेमंत बिस्वा शर्मा पर करना चाहता हूं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले भी जो असम के मुख्यमंत्री थे उन पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई धोखे का इल्ज़ाम नहीं है, कहीं कोई घोटाले का इल्ज़ाम नहीं है, अपने कार्य के प्रति लापरवाही का कोई इल्ज़ाम नहीं है। आज जो असम में दोबारा रिपीट हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री का भी पूरा योगदान है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोकप्रिय है और सर्बानंद सोनोवाल असम तक ही थे। असम में सर्बानंद सोनोवाल पूरे असम में प्रचलित थे और उन्होंने बड़ी ईमानदारी, लगन और अपने पूरी जोश और खरोश से असम के जनता का सेवा किया। सबसे बड़ी बात है कि अब तक के उनके 5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा घोटाला, कोई लापरवाही उन पर नहीं है। तो सर्बानंद सोनोवाल को भी बहुत बहुत बधाई आज के इस शपथ ग्रहण पर। मैं बात करना चाहूँगा सर्बानंद सोनोवाल पर नहीं, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी है, वो निश्चित रूप से केंद्र में आएंगे, क्योंकि वो केंद्र से ही गए थे। जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त तो श्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र मंत्रियों में से थे और इसीलिए उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब जबकि वहाँ का एक आसाम का स्थानीय राजनीतिज्ञ अब मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है तो वो वापस केंद्र में आएंगे, ऐसा लग रहा है। राजनीति की थोड़ी बहुत समझ वाले आदमी भी समझ सकते हैं, इसीलिए बात सर्बानंद सोनोवाल पर नहीं, बात हेमंत बिस्वा शर्मा पर। मित्रों, हेमंत बिस्वा शर्मा का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए क्यों फेसबुक लाइव का खबर बना, ये आपको बता देता हूँ। असल में क्या होता है ना कि मेरा बेटा अगर किसी दूसरे के घर को रोशन करे तो मुझे अफसोस होगा कि भाई पाला पोसा मैंने, उसके बचपने का सारे नाज नखड़ा उठाया मैंने, खर्चा किया मैंने, सारी मेरा इन्वेस्टमेंट उसके पर था और जब इन्वेस्टमेंट रिम्बर्स का टाइम आया तो वो दूसरे के घर में जा रहा है, मेरा घर सूना करके, मेरा खजाना खाली करके। ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा हेमंत बिस्वा शर्मा के पुराने घर को। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बड़े कदावर नेता थे और अपने दम पर न सिर्फ असम में बल्कि सभी पूर्वोत्तर के पूरे राज्य में हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति थी और सिर्फ असम नहीं, वो जो 7 सिस्टर कही जाती है उस पूरे में उनका अपना दखल था और उनका अपना प्रभाव था। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस से हुई थी और कांग्रेस ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था। 6-6, 7-7 बार सम्मानीय सीटों को सुशोभित किया था उन्होंने। लेकिन कई बार होता है ना कि जैसा कि गांधी परिवार का एरोगेंस है, उनका जो एक अकड़पन है, अपने आगे किसी को ना समझने की बुराई है, उससे कई बार उनका नुकसान हुआ है और 1-2 बार नहीं हुआ है, लगातार होता ही आ रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे हैं। अब या तो ये राहुल गांधी के राजनीति को फेल करने वाले उन साजिशकर्ताओं का साजिश है कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा अगर कांग्रेस में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आसाम में प्रभावित करेगा, भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकता है, कांग्रेस की सरकार बना भी सकता है और अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बना दिया तो राहुल गांधी के खाते में एक और राज्य जुड़ जाएगा। इससे बढ़िया है कि उनको समझौती ही ना करने दिया जाए, उनको बिल्कुल बिस्मिल्लाह करने का मौका ही नहीं दिया जाए। बिल्कुल उनको कहा जाए भाई उनके नाम पर तो कहीं कोई श्री गणेश ही नहीं हो। जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि बंगाल में 44 सीट हार करके 0 पे आ गई, कम्युनिस्ट से साझा में मुकाबला किया तब भी कोई फायदा नहीं हुआ और उसके साथ विपक्ष में मुकाबला किया तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। केरल में मैं बात कर रहा हूँ, श्रीमान राहुल गांधी के अपने चुनाव क्षेत्र वायनाड में भी उनके
उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। अब राहुल गांधी को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को सूचना तो हुई गई होगी हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। इतनी तो जब मुझे पता चल गया तो उनके पास तो स्रोत है, उनके पास तो वही लोग बता दिए होंगे जिन लोगों ने हेमंत बिश्व शर्मा से नाम मिलने देने के लिए कहा था कि भाई मीणमती मिलने योग्य आदमी नहीं है। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आमतौर पर राजीव गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों के साथ ये क्यों जुड़ जाता है कि वो मिले नहीं। भाई अब आप आसाम जैसे राज्य के नंबर 2 के हैसियत वाले नेता, जो कि नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 का हैसियत रखते हैं, आप उससे नहीं मिलते तो असल में आप मिलते किससे हैं? कि आपके लोगों से मिलने का कैटेगरी क्या है? किन किन लोगों से मिलते हैं, किस वजह से मिलते हैं, क्या कारण होता है कि मिलते हैं? ये बात तो प्रश्न बनता है ना भाई, क्योंकि आपका एफिडेविट मैं पढ़ा हूं, उसमें आपने कोई और अतिरिक्त व्यवसाय लिखा नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करता हूं, कि मैं मानूं कि भाई उनका बिजनेस है। कुछ और काम आपने लिखा नहीं है, आप फुल टाइम राजनीतिक लिखे हैं, समाज सेवा आपका काम है। तो समाज सेवा में 24 घंटे में आपके पास 4-5 मिनट का टाइम नहीं होता कि इतने बड़े बड़े लोगों से मिल लिया जाए। आप राकेश परमार से ना मिले चलेगा, राकेश परमार की क्या हैसियत है कि आपसे मिले। लेकिन 28-29 राज्य जो है हमारे देश में, उसमें 2-4-5 लोगों से अगर आप मिल लेंगे तो 200-150 आदमी होता है। इनको अगर 2-2 मिनट भी अगर आप देते हैं तो आपके पास समय है भाई मिल लेने का। आप चाहेंगे तो उन राज्यों में रोज मिल सकते हैं लोगों से, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मिलते? आपके एक न मिलने की वजह से आसाम में कांग्रेस की भद पिट गई और वहां पर आप ही का आदमी आपके विपक्ष में खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनवा दी। ये बात सोचने योग्य है। मैं हेमंत बिश्व शर्मा के बहाने आपके और कई बातों पर बात करता हूं। देश की राजनीति में पिछड़ने का, देश के राजनीतिक पार्टियों के नुकसान पहुंचाने के 1-2 उदाहरण नहीं है। कांग्रेस से कई ऐसे नेता हैं जो वहां से छोड़ के गए, अपमानित होकर छोड़ के गए। मतलब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बताया गया था कि वो उनसे राहुल गांधी मिलने नहीं दिया गया, वो इसी खींच में पार्टी छोड़ दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो कुछ नहीं हुआ, वो पहले भी मंत्री थे, अभी इसमें मंत्री बन जाएंगे, एमपी हैं, एमपी रहेंगे। वो चाहे मंत्री बने ना बने, उनका रुतबा रुआ तो कोई कम होने वाला है नहीं। राहुल गांधी का एक विश्वास पात्र तो हटा ना भाई वहां से। सचिन पायलट, अब वो दूध फट गया है, दूध फट जाने के बाद दही नहीं जमता। अब वो सचिन पायलट की वो रुतबा नहीं रह गया उनके अंदर भी और बाहर भी। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की नेत्री और अशोक गहलोत के बीच की अपनी साठ-गांठ और मिली भगत की वजह से सचिन पायलट को भाजपा में आने के लिए रोक दिया गया। नहीं तो सचिन पायलट भी भाजपा की तरफ से और राजस्थान के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होते और मे भी कि वो भी गए होते, तो एक वो भी एक छत्रपाप से छटक जाता। मेरा प्रश्न है कि राजनीतिक दल लोगों को ये ऐसा क्यों होता है कि किसी बड़े कदावर नेता का आप इतना बड़ा अपमान करिए कि वो आपके पार्टी का नुकसान करते हैं। और ये बीमारी सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक सेलिब्रिटी हुआ करते थे। क्रिकेट में पैसा था, टेबल पर भी कुछ बोलबाल लिया करते थे, चुनाव में स्टार प्रचारक हुआ करते थे और लच्छेदार भाषणों से किसी भी माहौल को अपने तरफ मोड़ लेने की क्षमता रखते थे। लेकिन हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी के एक नज़दीकी वकील जो कि नेता भी थे, उनको बाद में बीमारी लगी कि भाई यार हम कभी स्कूल कॉलेज में राजनीति किया करते थे और उसी वक्त विजय स्वाद लिया है, कभी हमको आम जन से आशीर्वाद नहीं लिया, तो क्या करें? उनको चंडीगढ़ से लोकसभा में आने का ख्वाब आ गया, अमृतसर से। अब अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ से जीता हुआ कैंडिडेट है, तो क्या करेगा? उसको हटाना ही पड़ेगा। और उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? आपके घर का हलकारा थोड़े है। अब उसको अपमानित करना शुरू कर देगा, स्वयं में पार्टी छोड़ दे। अब आप उसको लगातार अपमानित करना शुरू किए, वो पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने से क्या होगा कि अमृतसर से आप भी जीत के नहीं आए, नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा करियर ही बैठ गया। आपका एक सेलिब्रिटी गया और उसकी पूरी राजनीति चौपट हो गई। आप इस बात को समझ लीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हुआ करते थे, पटना से निर्विवाद रूप से चुनाव जीतते आ रहे थे। आप में किसी से उसकी खटक गई है, उनके अपने बुद्धि से हुई है, आपके बुद्धि से। मैं बात राजनीति में हर आदमी आपकी बात मानेगा, कोई आपके घर का नौकर नहीं है।
कोई आदमी आपका विरोध भी कर सकता है, किसी का आपसे विरोध भी हो सकता है, लेकिन विरोधियों को भी अपने पाले में रख करके राजनीति करने वाले को ही राजनीतिज्ञ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका हर आदमी बात माने। कई लोग आपके विरोधी भी हो सकते हैं, आपके साथ उनका साठगांठ नहीं भी हो सकता है, आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं, लेकिन उनको भी अपने साथ मिला करके रखना ही राजनीति है। आप अटल बिहारी वाजपेयी उस पार्टी के हैं जो कई पार्टियों की समावेश करके आए थे, जो एक दूसरे के ध्रुव के बिल्कुल विपरीत थे, जहां सांप और नेवले की लड़ाई होती थी। ऐसे लोगों को वो एक साथ मिला करके पूरा 5 साल तक सरकार बनाए। आपको उनका इदारा देखना चाहिए था, लेकिन पिनिक मिजाजी और एरोगेंस में आप भी किसी से कम नहीं है। मेरा प्रश्न राजनीति में लोगों से है कि भाई आप देश सेवा के लिए आते हैं या निजी खुंदक निकालने के लिए आते हैं? मैं देखता हूं कि कई लोग राजनीतिक खुंदक के लिए किसी का टिकट कटवा देते हैं, राजनीतिक साजिश के लिए किसी का टिकट कटवा देते हैं, उसका उससे नहीं बना, इसकी वजह से आप पार्टी हित को दांव पर लगा देते हैं। इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए और आप सबको अगर देश हित ही आपका है तो देश के विषय में सोच करके राजनीति करें। हेमंत बिश्व शर्मा तो एक बहाना है। आज हेमंत बिश्व शर्मा अगर आज कांग्रेस में होते तो कांग्रेस की सरकार बनी होती ना बनी, ये तो खैर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब दिया जाए। लेकिन ये तो जरूर है ना कि कांग्रेस का कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं हुआ होता। वही ममता बनर्जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का सबसे विश्वास पात्र आदमी ही उनके विरुद्ध खड़ा हुआ और उनको चुनाव में हरा दिया। ममता बनर्जी कितना हो अपना कहें, लेकिन एक टीस रह गई है उनको, एक टीस रह गई कि 215 सीट मैं जीती और मैं अपना खुद का सीट नहीं जीत पाई। 215 सीट एक तरफ और ममता बनर्जी का स्वयं का सीट एक तरफ, दोनों बराबर है। 215 सीट जीतने का जश्न कहीं नहीं है। आज उसी का खुंदक है कि वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, विपक्षियों का घर फूका जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का अपना ही सिपहसालार जो उनका लेफ्टिनेंट था, उसी ने उनको हरा दिया। ममता बनर्जी अगर उसके बात को मान लेती, उसको सुन लेती, तो वो उनके पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता, और उनके पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता तो हो सकता है 215 में 2-4-5 सीट इजाफा हो जाता। नहीं हुआ तो कम से कम ममता बनर्जी अपनी वाली सीट तो जीत के जाती पूरे ऐसे छोड़े में। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी की पार्टी में कोई सेकेंड लाइन का नेता ही नहीं है जो चैलेंज करे। अगर उनका कोई सेकेंड लाइन का नेता होता तो कहता ना कि भैया आपके पास मोरल नहीं है, और आप मोरल तो विक्ट्री आप है नहीं, क्योंकि सीट जीते आप स्वयं हार करके शपथ ले रहे, आपको शर्म नहीं आ रहा। ममता बनर्जी के पास एक कम से कम ये कहने, और अंदर तो सोचती होंगी ना कि यार वो उस ऐंठ से ममता बनर्जी नहीं जाती। मैं जितना ममता बनर्जी को जानता हूँ, ममता बनर्जी बहुत ऐंठ वाली है, बहुत प्राउडली, बहुत घमंडी में हरिया है और बहुत कड़क है। वो सारा कुछ खत्म हो गया ना, आपके अपने ही लेफ्टिनेंट ने आपको हरा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक लोगों को इस विषय पर हमेशा सोच के काम करना चाहिए कि आप राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं या स्वयं हित में बात करेंगे। आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या आपका अभिमान प्रथम है? अगर आपका अभिमान प्रथम है तो आप घर में जाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रहिए। काहे लिए देश को परेशान कर रहे हैं? काहे लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुठारघात कर रहे हैं? काहे लिए देश के टैक्स पेयरों के पैसे से सुरक्षा पर खर्चा करके अपने ऊपर नुकसान करवा रहे हैं? देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस विषय पर विचार करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है, मैं इस बात का मानने वाला हूं कि अगर आपको राष्ट्रहित है तो फिर आपका स्वहित से कोई मतलब नहीं। कौन आदमी पार्टी में आता है, कौन आदमी पार्टी में जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका राष्ट्रहित है तो मैं नहीं समझता हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री से मिलने का समय आपके पास नहीं होता। आज राहुल गांधी अगर हेमंता बिश्व शर्मा से मिल लिए होते तो हेमंता बिश्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शपथ नहीं ले रहे होते। हो सकता है वो आज कांग्रेस की तरफ से शपथ ले रहे होते, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एक बड़ा कदावर आदमी खड़ा हुआ होता और भाजपा को इतना ज्यादा वॉकओवर आसाम में नहीं मिल जाता। क्योंकि अगर हेमंता बिश्व शर्मा जीतने के बाद इतनी सीटें आई है, मतलब वहां पर लड़ाई टफ थी। अगर हेमंता कांग्रेस की तरफ से होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का समय सरकार नहीं बन पाता। ये बात राहुल गांधी को सोचना चाहिए, और अब से भी कम से कम कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को मिलने का समय तो राहुल गांधी को निकाल ही लेना चाहिए। क्योंकि आज का बात नहीं है, मैं स्वयं राहुल गांधी से मिला हूं। राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कोई अपने हलकारे से मिलता है, और जिससे मिलते हैं उसको बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
मिलते हैं ऐसे जैसे हम लोग गांव में प्रसादी में पंजीरी बांटने के लिए हाथ फैलाए होते हैं, पंजीरी लोग जाते हैं ना प्रसाद का गेट पर, निकलो 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 पंजीरी लेकर, उस तरह से वो मिलते हैं राहुल गांधी। हमारा मतलब राहुल गांधी से मिला तो मेरे गांव का पूजा याद आ गया। गांव में कथा होता है, उसके बाद दरवाजे पर प्रसादी लेके दोनों तरफ दो लोग खड़े हो जाते हैं, एक तरफ पंजीरी और दूसरी तरफ छन्नाई मिर्च लेते जाओ, बाहर निकलते जाओ। वो इसलिए होता था कि आदमी दो दो बार प्रसाद ना ले ले। ये हमारे दो लोग देख रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि वो उसका उद्देश्य दरवाजे पर इसलिए तक भाई प्रसादी लो, जल्दी बाहर निकलो, दो दो बार ना ले लो। तो राहुल गांधी उसी तरह से मिलते हैं, सब लोगों के बीच में इकट्ठे खड़ा करा देंगे। और मान लो मेरे को मैं गौतम जी का मुझे शिकायत कर रहा है, गौतम भी वहीं खड़े, तो मैं कैसे शिकायत करूंगा? कैसे अखिलेश गौतम का मुझे शिकायत करना है, अखिलेश गौतम भी वही है, तो मैं तो कहूंगा नहीं जी ठीक है मिलना। बोलो बोलो राकेश किस लिए? नहीं कुछ नहीं सर, आपके दर्शन कर रहे। हाँ ठीक है जाओ। अखिलेश गौतम हमारा शिकायत कर रहा है भाई, राकेश परमार के लिए बोल रहा है, तो अब राकेश परमार भी वही खड़े खड़े में, हाँ भाई बोलो बोलो गौतम किस लिए आए हो? नहीं कुछ नहीं, बस आया था आपके दर्शन करने के लिए। दोनों बातें खत्म हो गई। ये बातें कांग्रेस के राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए। अब से भी अगर वो सबक सीखेंगे तो कांग्रेस इस देश में रहनी चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस रहे, क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत रहेगी तभी ये देश मजबूत रहेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये डर रहेगा कि मेरे नीचे एक मजबूत विपक्ष है, अगर मैं कहीं से कोई लापरवाही किया तो तुरंत राहुल गांधी हमारे सीट पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ तो राहुल गांधी, कांग्रेस, मोदी को कोई खतरा नहीं है। मोदी निश्चिंत होकर के रात में सोते हैं और निश्चिंत होकर के सवेरे उठते हैं। नरेंद्र मोदी को यह खतरा होना चाहिए कि वो सवेरे उठे तो चाय बाद में मांगे, शौच बाद में जाए, पहले पूछे सब कुछ सामान्य है, राहुल गांधी ने कोई बड़ा कारनामा तो नहीं कर दिया रात में। तो उनको लोग कहे नहीं कोशिश किए थे असफल हो गए, अच्छा चलो ठीक है अब चाय लिया। लेकिन राहुल गांधी के अपने बुद्धि के वजह से नरेंद्र मोदी तो पूछता नहीं होगा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कि उनको मालूम है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हंसी के पात्र बन गए। इसलिए मुझे चाहिए कि कांग्रेस में मजबूत होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कांग्रेस को अपने बयानबाजों और बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं एक चैनल पर देख रहा था, उनके अपने कदावर नेता जो दिल्ली प्रदेश के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, अजय माकन, राहुल गांधी के बड़ा करीबी माने जाते हैं, वो कोरोना पर इतना हास्यास्पद बोल रहे थे कि किसी गांव वाले लोग जो अनपढ़ गंवार और सीधे साधे उनको भी हंसी आ जाए। वो कह रहे थे कि ये कोरोना जो फैला है वो कोई बीमारी नहीं है, नरेंद्र मोदी का फैलाया हुआ बीमारी है, नरेंद्र मोदी ने इसको फैलाया हुआ है। अब बताइए ये बात कांग्रेस को नुकसान नहीं करेगा, रसातल में नहीं डालेगा तो नहीं समझ में आएगा। मतलब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 44 में 0 आ गई तब भी होश में नहीं है, समझ नहीं आ रही। अभी भी वो नरेंद्र मोदी की दाढ़ी कटवाने के लिए बात कर रहे हैं। भाई अगर 44 पर 0 वाला आदमी दाढ़ी कटवाने की बात कर रहा है तो 3 पर 77 जीतने वाला आदमी आपके क्या कटवाने की मांग करेगा, खुद ही सोच लीजिए। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मतलब आपका नाक तो कट गया, अब क्या कटेगा? क्योंकि आपके पास शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। आप उस आदमी से दाढ़ी कटवाने की बात कर रहे हैं जो 3 सीट से 77 सीट पहुंचा है, जो 10% से 45-40% वोट पर पहुंचा हुआ है। आप उससे कह रहे हैं कि दाढ़ी कटवा लो, और आप स्वयं 44 सीट जीते हुए थे 0 पे आ गए और आप क्या कटवाएंगे? ये आपको समझ नहीं है। हंसी के पात्र बने हुए, फेसबुक पर चुटकुला आ रहा है, आप सबके सब मीम्स के खिलौने बन गए। राहुल गांधी आप देश के युवा होनहार हैं, हालांकि मेरे ही बराबर की उम्र है। मैं अपने बच्चों की शादी करने के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, कोई उपयुक्त नहीं मिल रहा, नहीं तो अब तक तीनों बेटियों की शादी कर दिया होता। और आप अभी अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी आपके पार्टी के लोग आपको युवा ही मानते हैं। चलिए आप चीर युवा रहिए सलमान खान की तरफ से, जो हमको का मतलब है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपने राजनीतिक पर एक बार विचार करें और उन लोगों का भाव सम्मान जरूर दें जो लोग स्व कुछ बन करके दिखाए हुए हैं, हेमंता बिश्व शर्मा जैसे लोग। आज का बात इतना ही था कि अगर राजनीतिक दल समाज के लिए करते हैं तो फिर निजी आह क्यों, निजी घमंड क्यों? और अगर घमंड है तो उसे पार्टी का नुकसान हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, ये देशवासी जाने। वीडियो बंद करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोरोना महामारी अभी और फैलने की आशंका है। इस वजह से आप दवाई भी लें और कड़ाई भी करें। मतलब जो मापदंड हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने और सरकारें कह रही हैं, आप उसका अक्षरशः पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर, नियमित अंतराल पर हाथ धोना
और संभव हो सके तो बिल्कुल अपने घरों में कैदी की तरह से अपने आप को कैद करके रखना ही भलाई है, जब तक ये महामारी जा नहीं जाती। इन्हीं शब्दों के साथ कोरोना आपको छुए नहीं, बीमारी आपके पास फटके नहीं, इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।